आइए बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर से खबर है, मुख्य विकास अधिकारी के घर के बाहर बुजुर्ग ने नमाज पढ़ी है। खबर आ रही है, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी नमाज के दौरान मूक दर्शक बने रहे और राहगीर ने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो बनाने वाले युवक और नमाज पढ़ने वाले बुजुर्ग के बीच बहस भी हुई है। देखिए, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी नमाज के दौरान सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल। ये देखिए, गोरखपुर से ये वीडियो बताई जा रही है। बुजुर्ग शख्स नमाज पढ़ रहा है और ये पब्लिक प्लेस है। और यहीं पर आपको बताएं, चंद कदमों की दूरी पर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, उनकी ड्यूटी है। क्या है ये पूरा मामला, समझते हैं। हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, क्या बताया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, बेतियाहाता में संजय कुमार मीना जो मुख्य विकास अधिकारी हैं, गोरखपुर के IAS अफसर हैं, उनका सरकारी आवास है और आवास के ठीक गेट पर ही इन बुजुर्ग द्वारा नमाज पढ़ी जा रही है। जबकि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी ये नमाज पढ़ते हुए दिख रहे हैं। और बताया जा रहा है कल का ये वीडियो है, शाम का वीडियो बताया जा रहा है। और अभी हमारी जो मुख्य विकास अधिकारी से बात हुई है, तो जिस युवक ने वीडियो बनाया था, उस युवक ने उन्हें वीडियो भेजकर इसकी जांच की मांग की है। और यही वजह है कि उन्होंने SP सिटी कृषि कुमार बिश्नोई को ये वीडियो भेजकर और युवक से भी SP सिटी और पुलिस के जो आलाधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं कि वीडियो कब का है और कैसे उन्होंने देखा। और जब इन्होंने वीडियो बनाया है तो ये शख्स क्या कह रहे थे। और सबसे हैरानी की बात ये है सिन्नता की, जो मुख्य विकास अधिकारी के घर पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, ये शख्स वीडियो बना रहे थे और बुजुर्ग द्वारा नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन पुलिसकर्मी दर्शक बने ये सारा कुछ देख रहे थे। उन्होंने विरोध भी नहीं किया नमाज पढ़ने का, लेकिन ये युवक ने वीडियो बनाया और उसके बाद इस शख्स का विरोध भी किया और इससे सवालात भी किए। पुलिसकर्मियों से भी सवाल किया कि अगर वो ऐसा सार्वजनिक जगह पर कर रहे थे तो उन्हें क्यों नहीं रोका। बिल्कुल, तो ये बड़ा सवाल है। तो क्या अधिकारी ने कोई स्पष्टीकरण दिया? क्योंकि उनके तो बंगले के गार्ड हैं, उनके पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया अपने लोगों से? जी बिल्कुल, सीडीओ से हमारी बात हुई और सीडीओ का कहना है कि जिस शख्स ने वीडियो बनाया था उसने खुद उनको वीडियो व्हाट्सएप पर भेजा और इस मामले की वो जांच करा रहे हैं। और अरे इसमें लंबी चौड़ी जांच की जरूरत है क्या नीरज? उनको अपने गार्ड से पूछना है। अपने गार्ड से बात करने के लिए कोई कमेटी थोड़े ना बनाएंगे, वो पूछेंगे सीधे कि तुम वहां मौजूद थे, यहाँ ऐसा है कि नहीं है। क्या वो टालना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पर खड़ा होता है, लेकिन जो एक औपचारिक जवाब होता है वही उनकी तरफ से दिया गया है कि मामले की पूरी जांच कराई जा रही है। पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ करेंगे कि ये घटना सही है कि नहीं सही है और कैसे आखिर वो गेट पर नमाज उस बुजुर्ग शख्स ने पढ़ लिया, और ये भी पूछा जाएगा। मतलब एक औपचारिक जवाब ही उनकी तरफ से मिला अभी तक। अब फिलहाल देखना होगा कि आगे 1-2 दिनों में क्या कार्रवाई इस मामले में होती है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा। लेकिन ये तस्वीरें हैं बेतियाहाता और बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। कहने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वीडियो में आपको देखिए, चंद सेकंड के वीडियो में भी कई गाड़ियां, लोग गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये IAS ऑफिसर के गेट पर ये तस्वीरें आई हैं। और इस वीडियो के वायरल होने पर जब IAS ऑफिसर जिनका ये बंगला है उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा है कि मामले पर जांच की जाएगी। शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। अब बात गाजीपुर की करते हैं। भदौरा में ब्लॉक कार्यालय पर ग्राम प्रधान ने ताला जड़ दिया है और कार्यालय से कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है। इसके बाद मौके पर पहुंचे SDM ने राजेश प्रसाद ने प्रशासन की मदद से कार्यालय का ताला तोड़ा और दोबारा से कार्यालय खुलवाया। लेकिन ये देखिए, ग्राम प्रधान की दबंगई, इन्होंने कार्यालय पर ताला जड़ दिया अपना, कार्यालय से कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए, मनरेगा में सही समय पर पैसे नहीं मिलने की वजह से ग्राम प्रधान नाराज थे और नाराजगी जताने का ये तरीका कि इन्होंने कार्यालय पर ताला जड़ दिया। बाद में सीनियर ऑफिसर आए तो उन्होंने ताला तोड़ा, कार्यालय को बहाल किया। कर्मचारियों को काम करने के लिए जो उनका दफ्तर है उस पर ताला मिला। गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं, गाजीपुर की खबर है। भदौरा में ब्लॉक कार्यालय पर कर्मचारियों को प्रधान ने बाहर निकाला और ताला जड़ दिया। देखिए, तनातनी का माहौल है, ये देखिए।
प्रधान साहब कह रहे थे कि मनरेगा के का भुगतान ही नहीं किया जा रहा है वक्त पे। कोई बात नहीं सर, आप नहीं, आप कार्यालय बंद करेंगे। अभी इतने बड़े गुंडा हो गए हैं। गुंडा नहीं है फिर क्यों कार्यालय बंद किया? अब आपको सीडीओ साहब से मिलना चाहिए, डीएम साहब से मिलना चाहिए। आप अपनी कल एपीओ साहब से 9 बजे रात को बात हुई, कहना है कि उसका पैसा ही नहीं आया है, तो पैसा कहाँ गया? वो दूसरी बात है। आपके भाई हर एक चीज की एक वो बना है ना, कोई व्यवस्था बनी है कि नहीं बनी है, सिस्टम बना है कि नहीं बनी है। आप कानून को हाथ में लेंगे। पिछले बार भी पैसा आया, वीडियो साहब ने पेमेंट मुझे उससे नहीं सुनना है। फिर दोबारा आया, मेरा वो काम नहीं है। मेरा लैंड ऑर्डर मेरे क्षेत्र। देखिए पूरा मामला ये कानूनी दाव पेच में इसलिए फंसा है क्योंकि मनरेगा का पैसा प्रधान बार बार मांग रहा है, लेकिन सिस्टम के चक्कर काटने के बाद भी ये पैसा आ नहीं रहा है। ऐसे में ये कदम उठाया तो फिर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ऑफिसर पहुंचे। उन्होंने पूछा कि किस हद से इन्होंने कार्यालय पर ताला जड़ दिया। मामला यही है कि पिछले बार 2 तारीख को मतलब वीडियो साहब का डोंगल एक्टिवेट नहीं था, 4 तारीख को पेमेंट हुआ। उस बार भी हम लोग का कुछ पेमेंट नहीं हुआ। दूसरे बार कुछ गांव का पेमेंट हुआ, जिसमें हमारा भी 95,000 रुपये का पेमेंट हुआ है मनरेगा विभाग से। इस बार भी पैसा आया, चेक खत्म हो गया। एक पेमेंट हमारे ग्राम पूरे ब्लॉक के अंदर नहीं हुआ। अब बताइए हम ग्राम के अंदर कैसे कोई विकास कार्य करेंगे? गांव की तो जनता यही नहीं सोचेगी कि प्रधानवा कोई काम नहीं कराना चाहता है, गाली देगी हमको। ताला आपके द्वारा बंद किया गया है? जी, कुछ प्रधानों द्वारा नहीं, केवल एक प्रधान द्वारा। वो जो यहाँ प्रदीप राजभर हैं भदौरा के, उनके द्वारा तालाबंदी की गई है। यहाँ पे सूचना प्राप्त हुआ कि यहाँ पे तालाबंदी हुई है, तो हम यहाँ पर आए तो पता चला कि कुछ पेमेंट को लेकर इनके इश्यूज हैं, जिसके कारण से इन्होंने तालाबंदी कर दिया। किसी भी स्थिति में अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि यह अराजकता है। अगर कोई इनको समस्या थी, उस समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों से इनको संपर्क करना चाहिए, उनको लिखित देना चाहिए, न कि अराजकता फैलाना चाहिए। सरकारी कार्य में बाधा में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। खबर बस्ती से है, जहां एक बुजुर्ग दंपति दर बदर ठोकर खाने को मजबूर है। मामला वैष्णोपुर गांव का है। बुजुर्ग दंपति अपने ही घर के बाहर झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे हैं। आरोप यह है कि पड़ोस के रहने वाले ओम प्रकाश ने उनके घर के बरामदे पर कब्जा किया और अब वो घर के भीतर भी नहीं जाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किया तो जान से मारने की धमकी देकर उन्हें उन्हीं के घर से भगा दिया है। बुजुर्ग जोखन घर के दरवाजे पर उनके ताला लगा हुआ है। प्रशासन से कई बार ये दंपति गुहार लगा चुका है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं इस बात के लिए दौड़ लगा रहा हूं कि मेरा रहायशी मकान है, उस मकान में मेरा विपक्षी जो ओम प्रकाश है वो मेरा ही छप्पर जलाकर मेरे ऊपर अपराध दर्ज करके मेरे मकान का बरामदा कब्जा कर लिया है। इसमें जोखन और विपक्षी दोनों से बात भी की गई और सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण भी किया गया और वहां पे आपसी मतभेद भी है और आपसी सहमति किसी प्रकार की स्थापित नहीं हो पाई। मामला जो है सिविल न्यायालय में भी विचाराधीन है, तो जैसा भी होगा नियम अनुसार माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करें। स्वाइन फ्लू से मुरादाबाद के युवक की दिल्ली में मौत की खबर मिल रही है। मुरादाबाद के नीलकंठ कॉलोनी के रहने वाले 38 साल के युवक की मौत की खबर आई है। बताया जा रहा है कि 22 जुलाई की रात को युवक की तबीयत खराब हुई। इसके बाद उसे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन 20 जुलाई को युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मुरादाबाद में युवक के परिवार वालों से संपर्क किया, उनका हेल्थ चेकअप कराया। परीक्षण में मृत युवक के परिवार के किसी भी सदस्य में स्वाइन फ्लू के लक्षण नहीं मिले, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और अलर्ट जारी भी कर दिया गया है पूरे इलाके में। तो एक शख्स की मौत की खबर दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में 20 तारीख को उसकी मौत हुई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार नीलकंठ कॉलोनी के आसपास जांच एहतियात अलर्ट जारी किया गया है। जनपद का एक केस दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आया है, उसकी मृत्यु भी हो गई। सर्विलेंस गतिविधियां स्टार्ट की गई हैं, जिससे कि उस व्यक्ति में स्वाइन फ्लू का वायरस कहां से प्राप्त हुआ इसकी जानकारी मिल सके। तो देखिए, अमेरिकन स्वाइन फीवर ने लखनऊ और बरेली में दस्तक दे दी है। पीलीभीत में शहर के बीचों बीच सूअर के शव मिले हैं। जिला अधिकारी पुलकित खरे ने वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। नगर पालिका कर्मचारी मुस्तैद हो गए हैं। नगर पालिका कर्मचारी जहां भी सूचना मिलती है शव उठा करके गड्ढे में दबा रहे हैं।
50 से ज्यादा सुअर मरे मिल चुके हैं और ऐसे में प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। यहां जिलाधिकारी ने अलर्ट जारी किया है। तमाम कर्मचारियों को मुस्तैद कर दिया गया है। अगली खबर इटावा से है, जहां बरसात का असर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दिखने लगा है। चित्रकूट से आने वाली लेन पर किलोमीटर 286.6 पर बनी पुलिया के दोनों तरफ मिट्टी का कटान हो गया है, जिसके चलते सड़क में पड़ी दरारें साफ देखी जा सकती हैं। वहीं किलोमीटर 288 से 296 तक 8 किलोमीटर के इलाके में 6 जगह मिट्टी की कटान से सड़क धंसने के साथ दरारें देखी जा सकती हैं। मिट्टी का ये कटान इटावा के बेलाहार से कुदरेल तक 8 किलोमीटर के एरिया में हुआ है। कार्यदायी संस्था इस 8 किलोमीटर के एरिया में आवागमन बंद कर एक्सप्रेसवे की मरम्मत में जुट गई है, लेकिन सड़क निर्माण की क्वालिटी को लेकर एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी पर बड़ा सवाल है। आगे बढ़ेंगे। शिव भक्तों के लिए सीएम योगी की पहल, आज से 3 दिन तक हेलीकॉप्टर से निगरानी के साथ साथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। आज सहारनपुर मेरठ मंडल से शुरुआत होगी। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की परंपरा शुरू की है। और देखिए, 2 साल तक कोरोना ने भले ही शिव भक्तों को रोक करके रखा, लेकिन अब शिव भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज से 3 दिन तक सहारनपुर मेरठ मंडल में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। तो देखिए, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांवड़ियों का स्वागत किस तरीके से किया जा रहा है, और एक तरफ पुष्प वर्षा, चॉपर लगाए गए हैं सर्विलांस के लिए, नजर रखने के लिए। इसके साथ ही कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। फूलों की बारिश करके कांवड़ियों का अभिनंदन किया जाएगा। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्प वर्षा की परंपरा शुरू की है और ऐसे में इसका निर्वहन किया जाएगा। लेकिन जगह जगह जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं। कहीं कहीं पर तो क्रेन पर चढ़ करके ऊंचाई से फूलों की बारिश करती देखी गई। कल अगर उत्तराखंड की बात करें, वहां पे भी पुष्प वर्षा की गई हरिद्वार में। और अब से 3 दिन तक पुष्प वर्षा की जाएगी सहारनपुर मेरठ मंडल में। कांवड़ियों के ऊपर जो पूरा लेन है, स्ट्रेच है, कांवड़ियों से पटा पड़ा है, उनके ऊपर फूलों की बारिश होगी। कांवड़ियों के बम बम बोले गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय है। शिव भक्तों की संख्या लाखों में है। हरिद्वार के लिए वो रवाना हो रहे हैं, तो वहीं कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए हैं। मेरठ में एक परिवार नींबू शिकंजी का शिविर लगाता है। ये परिवार पिछले 24 साल से शिव भक्तों की ऐसे ही सेवा करता है। शिव भक्त कांवड़िए कांवड़ ला रहे हैं। जो कांवड़ नहीं ला पाते हैं तो शिव भक्तों की सेवा करके ही एक पुण्य कमाने का जो काम है वो करते हैं। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है, कहाँ से हैं? मैं राकेश कुमार है जी, हमारा नाम। पुरानी तहसील से हैं। अच्छा, पुरानी तहसील से हैं। हाँ। अच्छा, क्या काम करते हैं? हम सुनार का काम करते हैं। अच्छा सर, आप कारोबारी हैं, तो पूरे परिवार के साथ ऐसे ही आ जाते हैं? हाँ, पूरे परिवार के साथ आते हैं। अच्छा, सेवा करते हैं? सेवा करते हैं। अच्छा। बेटा, आपको देख रहे हैं कि पूरा परिवार यहाँ लगा हुआ है जी। अच्छा, क्या एक मन में भाव रहता है? बस सेवा भाव है ये। अच्छा। हमें ये 22 सालों से हम यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, 22 साल से? यस सर। अच्छा, 22 साल से। अच्छा, तो मतलब लगा कि बाबा की सेवा करके मेवा मिल जाती है? अच्छा लगता है। अच्छा। मेवा तो बाबा के हाथ में है। अच्छा। मैडम, आपको भी देख रहा हूँ, आप भी यहाँ मुस्कुरा रही हैं, सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है और हम आज के दिन का 1 साल से इंतजार करते हैं। हम चाहते हैं हर रोज ये दिन आए। अच्छा, हर रोज? जैसे कोरोना काल रहा 2 साल, तो उसमें तो थोड़ा रहा होगा भाई हमसे। बच्चों ने बहुत मिस किया, हम लोगों ने मिस किया। हम हर साल ये शिकंजी का शिविर लगाते हैं। 22 साल से हमारा परिवार भोले बाबा की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन हमें उन 2 सालों में मौका नहीं मिला, तो हमें थोड़ा खराब लगा। अच्छा, थोड़ा वो लगा। तो शिकंजी का ही रहेगा पूरे दिन? हाँ जी, शिकंजी का ही रहता है। अच्छा, तो 25-26 कब तक रहता है? 25 तक रहता है। अच्छा, 25। हाँ। तो एक आत्मिक शांति भी मिलती है, अच्छा भी लगता है कि भोले के भक्तों की हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। सेवा करना अच्छा लगता है। और जो हम ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन शिकंजी पिला के सब लोग बहुत तारीफ भी करते हैं शिकंजी की, कि हमें यहाँ से वहाँ तक कहीं शिकंजी का स्टॉल नहीं मिलता, केवल यहीं पर ही मिलता है। अच्छा, देखिए 22 साल से आप अंदाजा लगाइए। आपको भी देख रहा हूँ, रात दिन लगे रहते हैं ऐसे? जी, भोले की सेवा में लगे रहते हैं, हर साल लगता है ये। अच्छा, इनकी सेवा में लगे रहते हैं।
अच्छा सेवा में लगे रहते हैं। इन शिव भक्तों की आपने बातें सुनी कि ये हर साल यही कोशिश करते हैं कि कांवड़ सेवा शिविर इसी तरीके से लगाएं, शिकंजी का कांवड़ सेवा शिविर। और जैसे आपने सुना भी कि इनका ये कहना था कि 2 साल चूँकि कोरोना काल था और उसकी वजह से शिविर नहीं लग पाया, तो इन भोले के भक्तों को मायूसी हाथ लगी। ऐसे और भी परिवार हैं जो इस वक्त शिव भक्तों की सेवा में रात दिन एक किए हुए हैं, चूँकि इनको लगता है कि कांवड़ नहीं ला पाते, लेकिन भोले बाबा की सेवा करना भी उतने ही पुण्य का काम है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। बुलेटिन में बात उत्तराखंड की, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत विधायकों के विदेश दौरे पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सीएम धामी एक तरफ तो सरकारी खर्च कम करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री, विधायक, अधिकारी विदेश के दौरे कर रहे हैं। हालांकि ये दौरा कृषि संबंधित तमाम जानकारियों को जुटाने के लिए है। सरकार का प्रतिनिधिमंडल 25 जुलाई को यूरोप के देशों का भ्रमण करेगा। इस दल में सत्ताधारी दल के 4 और विपक्ष के 2 विधायक भी शामिल हैं। जो फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और आप उसके लिए जा रहे हैं विदेश। इसी प्रकार से आपके मंत्री चिकित्सा पद्धतियों को सीखने के लिए जा रहे हैं केरला। ठीक है, जाएं, लेकिन जब आप सरकारी छुट्टियां रद्द कर रहे हैं इसलिए कि पूरे प्रदेश के अंदर इस समय आपदा का वातावरण है, बारिशों के कारण आपदा आ रही है, आपने कर्मचारियों की तो छुट्टी रद्द कर दी और मिनिस्टर आपके घूमने जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं। मैं समझता हूँ सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इसी माह एक पूरे वर्ल्ड के एग्रीकल्चर्स का एक मेला वहाँ पर लगता है, जिसमें सभी देशों के डेलीगेशंस वहाँ पर आते हैं और उसका अध्ययन करने के लिए एक टीम हमारी, जिसमें हमारे 6 अन्य विधायक हैं और 5 अधिकारी हम लोग जा रहे हैं और जो वहाँ पर सीखेंगे उसका यहाँ पर लाभ लेंगे और जैविक खेती के अंदर उत्तराखंड को सशक्त करना, ये हमारा संकल्प है। उत्तराखंड में बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। मानसून आते ही प्रदेश में बिजली की कमी से कुछ राहत तो जरूर मिली, लेकिन बिजली का संकट बरकरार है और यही वजह है कि अब उत्तराखंड के उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लग सकता है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए यूपीसीएल ने नियामक आयोग को सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव भेज दिया है। हालांकि बीपीएल और हर महीने 100 यूनिट खर्च करने वालों को छूट जरूर मिल सकती है, लेकिन इस लिमिट से ऊपर वाले लोगों के लिए बिजली महंगी हो सकती है। उत्तराखंड में यह खबर आ रही है। हालांकि ये प्रस्ताव भेजा गया है, यूपीसीएल ने नियामक आयोग को भेजा है। सरचार्ज लगाने को लेकर के ये प्रस्ताव भेजा गया है। अगर ऐसा होता है तो बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो जाएगी। तमाम उपभोक्ताओं को अधिक खर्च वहन करना पड़ेगा, क्योंकि छूट सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं या फिर 100 यूनिट या 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। कभी सिल्ट आ जाने के कारण यूजेविनल के जो हमारे हाइड्रो के प्लांट्स हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि कभी कभी 100 से 200 300 मेगावाट लोड उनका जनरेशन कम होता है। उस वजह से कभी कभी दिक्कत आती है। वैसे प्रतिदिन देखा जाए तो ऐसा नहीं है और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है तब हम लोग उसकी कंट्रोल। दरअसल पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाए गए नालों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर पक्के मकान बना दिए, जिसकी शिकायत डीएम से की गई। फिर उसे धराशायी करने का आदेश आया, जिस पर मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर सभी पक्के मकानों को बुलडोजर चला करके जमींदोज कर दिया। तो देखिए, श्रावस्ती में अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया है। बुलडोजर चला करके इन्हें ध्वस्त किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें और भी हैं, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।